तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज करंट अफेयर्स का सेशन है और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे सामने। G20, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, यूनेस्को की जो अपग्रेडेड विश्व धरोहर लिस्ट है वो, और इसके अलावा महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक, प्रोजेक्ट चीता, इन सब पे बात करेंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की ये हमारी पहली क्लास है और डेली दो या तीन वीडियोस हम आपको अपलोड करते रहेंगे। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स आपके लिए पूरा हो जाए। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे जहाँ पर भी जीएस पूछी जा रही है, तो करंट अफेयर्स जो है उस एग्ज़ाम से 5 से 6 महीने का पहले का काफ़ी पूछा जाता है। तो हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और उसमें डेट भी बताते रहेंगे। जो भी आपके लिए ठीक हो उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करना, उस वीडियो को देखना। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी वीडियो में या करंट अफेयर्स में कि वो आपके हमेशा काम आएंगी, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई बात आपसे करेंगे तो बताते चलेंगे कि ये आपके लिए हमेशा के लिए काम के लिए है या फिर इसी एग्ज़ाम के लिए, या आने वाले 5-6 महीने में जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए आपके लिए यूज़फुल है। तो फिलहाल जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट चीता, ये 17 सितंबर आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है। तो 17 सितंबर 2022 को भारत में चीते के पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट चीता, ठीक है ना। आपको पता है भारत में जो है कि आखिरी चीता जो था कोरिया रियासत थी छत्तीसगढ़ में, वहाँ के महाराजा ने आखिरी चीते का भारतीय धरती पर शिकार किया था। भारतीय धरती से चीता जो है वो लुप्त हो गया। आप कह सकते हैं भारतीय चीता। भारत में जो चीता मिलता है उसे एशियन चीता कहते हैं। तो जो एशियन चीता है इस समय ईरान में बचा है। इसके अलावा अफ्रीकन चीते हैं अफ्रीका में। तो हमने क्या किया है कि हम फिर से चीते को अपने जंगलों में बसाना चाह रहे हैं। वो जंगलों की सुरक्षा के लिए और जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए हमने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से करार किया। नामीबिया से सबसे पहली बार हमारे यहाँ चीते आए। जो चीते आए उनकी संख्या थी कुल 8 चीते आए 17 सितंबर सन 2022 को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है ना। ये पूछेगा आपके और पूछेगा आपसे कि इनको कहाँ बसाया गया। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, एमपी में है ना ये कूनो, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, वहाँ से ये चीते मंगाए गए नामीबिया से चीते मंगाए गए और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ये बसाए गए, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी चीते आए और उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई। और एक चीज़ और भी हो गई कि ये जो चीते यहाँ पर आए थे उसी में से एक मादा चीता ने अपने शावक को यानी बच्चे को भी जन्म दिया। तो भारतीय धरती पर करीब 75 साल बाद चीते का जन्म हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें लगभग 50% चीता जो है वो बच गए हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को सफल माना जा रहा है। अब बात महिला आरक्षण विधेयक की। आपको पता है कि राष्ट्रपति महोदय ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और विशेष सत्र जो आहूत किया गया था ये 18 से 22 सितंबर के लिए था। अब देश भर में चर्चा रही कि आखिर क्यों ऐसा है, ऐसा क्या हुआ है कि ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया। अभी मानसून सेशन ख़त्म हुआ है, उसके कुछ दिन बाद ही स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। तो खैर बाद में पता चला कि 18 से 22 सितंबर के लिए जो ये स्पेशल सेशन था, इसमें सरकार ने महिलाओं को लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए बिल पास कराया। इसमें क्या था, देखिए 18 सितंबर को जिस दिन ये स्पेशल सेशन शुरू हुआ उस दिन जो है कि नए संसद भवन में या नए संसद भवन का उद्घाटन तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इस दिन नए संसद भवन में पहली बार सभी सांसदों ने प्रवेश किया। किस दिन को? 18 सितंबर को। नए संसद भवन में 18 सितंबर को सभी सांसदों ने प्रवेश किया, या ये कह सकते हैं सेशन शुरू हुआ नए संसद भवन में। ध्यान रखना, आपसे पूछेगा, कंफ्यूज भी कर सकता है। नए संसद भवन में जो उद्घाटन बैठक हुई या सेशन की शुरुआत हुई, ये स्पेशल सेशन था और ये शुरुआत हुई 18 सितंबर को। इसी दिन 18 सितंबर को जो पुराना हमारा संसद भवन है उसमें संसद की आखिरी बैठक हुई। लंच तक वहाँ पर कामकाज हुआ है ना, और विदाई भाषण हुए 18 सितंबर के दिन
जो पुराना संसद भवन है उसमें आखिरी बैठक हुई। उसके बाद लंच के बाद या 2-3 घंटे बाद इसी दिन 18 सितंबर को हम लोगों ने, हमारे सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। लेकिन जो विधायी कामकाज है, विधायी कामकाज मतलब समझे भाई, संसद का काम क्या है? कानून बनाना है ना, तो इसे हम विधायी यानी कानूनी कामकाज। संसद ने नए संसद भवन में अपना नियमित कामकाज या विधायी कामकाज जो शुरू किया वो अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को शुरू किया। अब पूछे आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, ठीक है ना। 18 सितंबर का दिन वो है जब स्पेशल सेशन शुरू हुआ, और इस 18 सितंबर को सुबह के समय में पुराने संसद भवन में आखिरी बैठक हुई, आखिरी बार कामकाज हुआ, और आफ्टरनून नए संसद भवन में इसी 18 सितंबर को बैठक शुरू हुई। लेकिन विधायी कामकाज जो शुरू हुआ वो अगले दिन 19 सितंबर को हुआ। और 19 सितंबर को जब विधायी कामकाज शुरू हुआ नए संसद भवन में, तो वहाँ जो पहला काम था वो ये क्या था, जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल को पेश करना। ये बिल पहले कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में। पहले लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में पेश किया गया। अच्छा देखिए ना कि महिलाओं को विधायिकाओं में, विधायिका का मतलब क्या हुआ? वो संस्थाएं जो कानून बनाती हैं। हमारे यहाँ विधायिकाएं कितनी प्रकार की हैं? एक संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और दूसरी अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं। तो लंबे समय से मांग चल रही थी महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए विधायकों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो इसी के मद्देनज़र लोकसभा सभी जो पूर्ण राज्य हैं हमारे, पूर्ण राज्य समझ गए, जहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, सभी पूर्ण राज्यों की विधानसभाओं में लोकसभा। अच्छा मैं पूर्ण राज्य इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली और पांडिचेरी जो हैं इन्हें भी राज्य का दर्जा मिला हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो आप लोग कन्फ्यूज ना होना, जितने हमारे यहाँ 28 राज्य हैं उन सभी राज्यों की विधानसभाओं में, ना कि विधान परिषदों में, इसके अलावा लोकसभा में, और दिल्ली जो कि यूटी है उसकी विधानसभा में भी। ध्यान रखना, लोकसभा में सभी राज्यों की विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभा में ये आरक्षण लागू होगा। कितने % आरक्षण दिया जाएगा? चांद आपको पता है कितने % रिजर्वेशन दिया जाएगा? टोटल सीट्स का 33%, कुल सीट का 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अच्छा ये रिजर्वेशन राज्यसभा में, राज्यों की विधान परिषदों में, जो भी 6 या 7 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदें बनी हैं वहाँ नहीं दिया जाएगा। राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है। इसके अलावा एक और स्टेट है हमारे यहाँ वर्तमान में, एक और यूटी है विधानसभा वाला, पांडिचेरी, वहाँ पर भी आरक्षण नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को भी हमने विधानसभा वाला यूटी कहा है, लेकिन अभी विधानसभा वहाँ है ही नहीं, तो इस बिल में जम्मू कश्मीर का दर्जा, जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर में ये रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो आप मना करेंगे क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। क्लियर है बात भाई? है क्लियर है ना? 19 सितंबर को रखा गया, उद्घाटन बिल था ये, है ना। महिलाओं को आरक्षण देना है लोकसभा में, सभी राज्यों की विधानसभाओं में, और दिल्ली यूटी की विधानसभा में रिजर्वेशन देना है। ओके। अब वो पूछेगा ये 19 सितंबर को जब रखा गया तो मैंने लिखा गणेश, उस दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार था। ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी का त्यौहार था जिस दिन ये रखा गया, पूछ सकता है। और ये बिल किसने रखा? बिल लोकसभा में रखा हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने। कानून मंत्री हमारे अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने ये बिल रखा है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात। अब ये जो बिल है एक संविधान संशोधन के रूप में है, क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है ना, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी आपको और भी आपसे बात करेंगे कि इस बिल की वजह से संविधान के किन किन अनुच्छेदों में जो है कि चेंज करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, वो बातें ही मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस बिल की वजह से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और आपसे पूछेगा कि ये जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ लोकसभा में ये रखा गया 128वें संविधान संशोधन बिल के रूप में। ध्यान रखना, लोकसभा से जब इसकी कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में ये रखा गया 128वें संविधान संशोधन बिल के रूप में। लेकिन जब ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो ये हुआ 106वां संविधान संशोधन विधेयक। समझ रहे ना, हुआ ये 106वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? हाँ, इसको बंद कर देना। ऐसी वीडियो तो अपलोड नहीं करूँगा मैं, इस तरह से वीडियो अपलोड नहीं करूँगा।
तो जब लोकसभा में रखा गया तो 128वें संविधान संशोधन बिल के रूप में रखा गया, लेकिन फाइनली जब ये पास हो गया और राष्ट्रपति ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी हो गई, तो इसका क्रम जो हो गया 106वां संविधान संशोधन विधेयक हो गया। देखना आपको जरूर कंफ्यूज करेगा कि इस संविधान संशोधन का क्रम क्या था, तो उसमें ऑप्शन 128 भी हो सकता है, 106 भी हो सकता है। अगर वो पूछे कि इसका क्रम क्या है तो 106वां ही है, अगर वो पूछे कि लोकसभा में रखते समय इसका क्रम क्या था तो 128वां था। ठीक है, ये इसकी वजह क्या हो रही है, इसकी ये ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग क्रम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले से बहुत सारे हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं, संविधान संशोधन विधेयक है ना, पाइपलाइन में हैं। कुछ लोकसभा में पास हो गए हैं, तो कुछ राज्यसभा में पास हो गए हैं, तो कुछ राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हैं, इसलिए ये सीरियल अलग अलग है। ठीक है, फाइनली हमारे यहाँ जो अब तक हो चुके हैं 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये जो महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो बिल था ये 106वां संविधान संशोधन विधेयक था, और इसको नाम दिया गया इस बिल को नारी शक्ति वंदन बिल। ठीक है ना, ध्यान रखना, नारी शक्ति वंदन है ना। अच्छा, इसमें ये प्रावधान है कि ये जो आरक्षण दिया जाएगा, एक तो ये आरक्षण दिया जाएगा लागू होने के 15 साल तक। जैसे हमारे यहाँ मूल संविधान में आरक्षण का प्रावधान था ना, SC ST OBC वगैरह को आरक्षण का प्रावधान था, तो ये 10 साल के लिए था, लेकिन वो बार बार संविधान में संशोधन करके बढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह से महिलाओं को ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये शुरू में 15 साल के लिए होगा, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लागू होगा 2029 के लोकसभा चुनाव के समय होगा। इसी को लेकर के विपक्ष सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहा था। सरकार ने ये कहा है कि ये अभी क्या है, अभी ये पता नहीं है कि नई जनगणना के बाद हमारी आबादी कितनी होगी, उसमें पुरुषों की और महिलाओं की आबादी कितनी होगी, और एक चीज़ और भी है कि 2026 के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन होना। परिसीमन समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी कितनी लोकसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, तो आबादी चूँकि बढ़ गई है तो हो सकता है यहाँ 6 या 7 लोकसभा सीट हो जाएँ, विधानसभा 70 हैं, हो सकता है 80 या 82 विधानसभा सीट हो जाएं। तो ये कहा गया है कि जब नई जनगणना होगी जो कि संभावित है 2024-25 में, उस जनगणना के जब आंकड़े आ जाएंगे, फिर 2026 में लोकसभा विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन होगा, तो उसके बाद ये बिल जो है वो लागू होगा। बन तो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ अभी। ठीक है, एक चीज़। दूसरा जो इसकी खिलाफत की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है, वो OBC को लेकर किया जा रहा है। ये कहा गया है कि भी देखो, महिलाओं को जो है कि कुल सीटों का 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन उसमें SC ST और OBC कितनी भागीदारी होगी। तो ये कहा गया है कि SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीट रिजर्व है हमारे यहाँ, तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट अलग अलग रिजर्व हैं, उसका 1/3 उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए SC के लिए 100 सीट रिजर्व हैं, तो 33 SC महिलाएं हो जाएंगी। ST के लिए 20 सीट रिजर्व है सपोज, तो 6 या 7 सीट जो हैं ST के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ओके, लेकिन OBC के लिए ये बात नहीं की गई है। OBC के लिए बात इसलिए नहीं की गई है क्योंकि लोकसभा में OBC को सीटों का, लोकसभा विधानसभाओं में OBC को सीट्स का रिजर्वेशन नहीं है। तो इसकी आलोचना की जा रही है कि भाई OBC और माइनॉरिटीज़ वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है साहब, तो फिलहाल इसमें ना तो माइनॉरिटीज़ और ना OBC का जिक्र किया गया है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का जिक्र किया गया, और साथ ही ये भी कहा गया है कि SC और ST वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें उन्हीं के कोटे में से, यानी कि SC के लिए जितनी है और ST के लिए जितनी है, उन्हीं के कोटे में से उन्हें 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, और क्या है इसमें बताने लायक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आपसे पूछ सकता है कि पहली बार ये बिल जो है लोकसभा में या संसद में कब लाया गया था। तो देखिए 1996 में, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाँ ये लिखा है मैंने, 1996 में एक नेता होती थी, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आई थिंक सही बोल रहा हूँ, श्रीमती मधु दंडवते, श्रीमती मधु दंडवते। इन्होंने प्राइवेट बिल के तौर पर 1996 में पहली बार इसे लोकसभा में रखा था, और उस समय प्रधानमंत्री थे श्री HD देवेगौड़ा। प्रधानमंत्री 1996 में, तुम्हारी पैदाइश हो गई थी 1996 में, नहीं हुई थी ना। हाँ, तो 1996 में तुम कब हो, 2010 के 6 के। अच्छा, तुम कब के हो, 3 के। तो ऐसा हमारे ना बहुत सी चीज़ें हमारे सामने से गुजरी हैं। अभी जो चीज़ आप लोग रट रहे हो ना,
रट लो बार बार, जैसे गल्फ वार 1, गल्फ वार 2, वो यासर अराफात तो गाज़ा, पता नहीं क्या क्या। तो जब हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते थे तो वो हमारी करंट अफेयर्स में थी, है ना। देवेगौड़ा जी हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट बना, झारखंड छत्तीसगढ़ बना, तो खैर इतने पुराने भी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे करंट अफेयर्स में हुआ करती थी। तो जो चीज़ें आप लोग रट रहे हो वो हमारे सामने घटी, इसलिए हमें याद रहती है। तो यही फ़र्क हो जाता है तजुर्बे का। लेकिन आप लोगों में जोश है, युवा खून है, आप लोगों में मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा है, मेमोरी अच्छी है। हम लोग अब थकने लगे हैं, है ना। चलिए, तो 1996 में ये बिल पहली बार रखा गया, पीएम थे देवेगौड़ा, और जो सरकार थी उस जैसे आजकल किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार ना, तो ये जो सरकार थी, इस सरकार का नाम था यूनाइटेड फ्रंट। इस सरकार का नाम था संयुक्त मोर्चा या यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, ठीक है, संयुक्त मोर्चा या यूनाइटेड फ्रंट। ओके, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ इसी वीडियो में एक बात और कर लेते हैं, एक देश एक चुनाव। तो इसको लेकर के अक्सर जिक्र रहता है कि थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आपसे वो घुमा सकता है, एक देश एक चुनाव का। अच्छा, ये जो आरक्षण विधेयक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मैं यहाँ स्किप कर गया, फिर से बता दूँ मैं, लोकसभा में कब रखा गया है, 19 सितंबर को। और मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा इसको लोकसभा ने कब पास किया। लोकसभा ने इसको अगले दिन 20 सितंबर को पास कर दिया, ठीक है। और मैंने लिखा है 454 और 2। क्यों लिखा 454-2? एक्चुअली जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उस पार्टी का नाम क्या है, AIMIM। पूरा फुल फॉर्म इसकी क्या है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन, शायद ऐसा करके कुछ इसका नाम है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी है ये। इनके लोकसभा में 2 मेंबर हैं। इन्होंने इस बिल का विरोध किया था, बाकी सभी पार्टियों ने इस बिल को समर्थन दिया। इन्होंने इस आधार पर इस बिल का विरोध किया था कि साहब इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं का जिक्र नहीं है, इससे ऑलरेडी जो है ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी जो है राज्य और संसद में कम है। तो ये बिल पास होने के बाद इनकी भागीदारी इनके अनुसार और घट सकती है, इसलिए इन्होंने इस बिल का विरोध किया था। तो लोकसभा ने 20 सितंबर को 454-2 यानी कि 454 फेवर में और 2 इसके अगेंस्ट, इस हिसाब से इसको पास किया, ठीक है। और राज्यसभा ने इसको पास किया अगले दिन 21 सितंबर को। 19 देखिए ना, बहुत ही आसान है, 19, 20, 21। 19 को लोकसभा ने पास में रखा गया, 20 को लोकसभा ने पास किया, 21 को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया। और राष्ट्रपति ने फाइनली इस पर सिग्नेचर किए 29 सितंबर को, उसी दिन इसकी अधिसूचना जारी हो गई, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा ना 181/543, तो लोकसभा की इस समय कुल सीट है 543, ठीक है, 543। अब 1/3 रिजर्वेशन के बाद 181 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है 2 तरह के हैं, 2 तरह। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी और उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि महिलाएं जो हैं काफ़ी संवेदनशील होती हैं, महिलाएं संवेदनशील भी हैं, अपेक्षाकृत अधिक ईमानदार हैं, अधिक कर्मठ हैं, इसलिए कानून बनाने में महिलाओं के आने से बेहतरी हो सकती है, ठीक है ना। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। खैर आगे चलें। तो अब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, आप देखते हैं ना, कहते हैं कि भारत में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। जैसे अभी आप देखें नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में इलेक्शन हो रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव से आप निपटेंगे, फिर किसी स्टेट में इलेक्शन आ जाएंगे, 24-25, इस तरह से ये हमेशा चुनाव चलते रहते हैं। कभी हमारे यहाँ पंचायतों के, कभी नगरीय निकायों के, तो कभी विधानसभाओं के, कभी राज्यसभा के, कभी विधान परिषदों के, तो कभी लोकसभा के चुनाव होते रहते हैं। तो इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि एक तो बार बार चुनाव होने से जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है प्रशासन की। चुनाव होता, आचार संहिता लग जाती है, इससे विकास कार्य जो है प्रभावित होते हैं, एक बात। दूसरा, जब चुनाव होते हैं तो सारी प्रशासनिक मशीनरी जो जुड़ जाती है चुनाव से, जो प्रशासनिक कार्य दूसरे हैं वो पिछड़ जाते हैं। तीसरे से खर्च बहुत होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि कुछ ऐसी मैकेनिज़्म, ऐसा तरीका डेवलप किया जाए जिससे कि लोकसभा, विधानसभा और जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं वो एक साथ हुआ करें, हर 5 साल बाद वो एक साथ हुआ करें। इसको लेकर के बहुत से तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं कि नहीं साहब ऐसे कैसे होगा। मान लीजिए आज यूपी स्टेट है, वहाँ पे इलेक्शन हुए, 1.5 साल बाद मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 1.5 साल बाद वहाँ सरकार गिर गई, तो क्या होगा, 3.5 साल तक वहाँ तो राष्ट्रपति शासन रहेगा।
तो इसको लेकर के अलग तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। फिलहाल मामला ये है कि लोकसभा, विधानसभा और सभी स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं उनके समाधान के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई कि आप जो है एक देश एक चुनाव कैसे हो, इसके लिए क्या क्या किया जाए। इसके लिए कमेटी जो हमें जो है सजेशन दे या सुझाव दे, रिकमेंडेशन करे। तो आपसे ज़्यादातर वनडे एग्ज़ाम में, यूपीएससी में नहीं, यूपीएससी में सारे पूछेगा, वनडे एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस में आपसे पूछेगा किसकी अध्यक्षता में और किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने को इसका अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी ने भी एक सुझाव दिया था कि भारत में एक ही चुनाव होना चाहिए, एक देश एक चुनाव का सुझाव उन्होंने भी दिया था। तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इसमें उनके अलावा 7 मेंबर और हैं, यानी कि इस कमेटी में कुल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। ठीक है, इस समिति में कुल 8 मेंबर हैं। अब आपसे पूछेगा कि अन्य 7 मेंबर और कौन हैं, जो यूपीएससी का अगर आप पीटी एग्ज़ाम दें या स्टेट पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम दें तो उसमें आपसे पूछ सकता है। तो ये आप ना, अच्छा ये आपको याद नहीं होंगे, ये आपको याद नहीं होंगे, आपको ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे, बार बार जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपको याद होगा। तो इसमें शामिल हैं अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और ये अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन बाद में इन्होंने इस समिति में शामिल होने से मना कर दिया। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सा ऐसा मेंबर था जिसने बाद में इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अधीर रंजन चौधरी जी को अपॉइंट किया गया, लेकिन उन्होंने इसमें जुड़ने से मना कर दिया। और गुलाम नबी आज़ाद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, ये कश्मीर के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। एन के सिंह हैं एक्चुअली मेरे पास जगह कम है तो ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, एन.के. सिंह। और एक जो उद्देश्य है ये भी है कि आप इसको सुनते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बाद में अलग से नोट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी में से बहुत सी चीज़ें आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको इसमें रटी हुई होंगी, जो चीज़ें नहीं पता है वो अलग से लिख लीजिए। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये। इसके अलावा सुभाष कश्यप लोकसभा के महासचिव रह चुके हैं ये, इनकी पॉलिटी पे किताबें भी खूब बिकती हैं, सुभाष कश्यप। इसके अलावा हरीश साल्वे वकील हैं ये, और संजय कोठारी, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। इस समिति में एक सचिव भी बने हैं, उनका नाम है नितिन चंद्रा, कानून मंत्रालय के सचिव हैं, इन्हीं को इस समिति में सचिव बनाया गया है, नितिन चंद्रा। और इसमें एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो इसको गिन लें जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो टोटल 7 + 1 8 तो ये हैं। इसके अलावा एक इसमें सचिव हैं, सदस्य सचिव कहते हैं, एक विशेष आमंत्रित सदस्य हैं मेघवाल। तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, अगर टोटल संख्या पूछे सचिव और विशेष आमंत्रित सदस्य सहित तो हो जाते हैं टोटल 10। इसके अलावा अगर आपसे पूछे इसमें कितने सदस्य हैं तो 8 ही देना, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेघवाल जी जो हैं वो इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं उन्हें आमतौर पर वोट देने का राइट नहीं होता है ना। ओके, तो हमारी जो क्लास थी करंट अफेयर्स की अभी चल रही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपसे एक पॉइंट आपसे और डिस्कस कर लेते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट, जिसमें हाल ही में भारत के 2 स्थान और शामिल किए गए। यूनेस्को जो है पूरे संसार में जो प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं या विरासतें हैं उनका संरक्षण करता है। आप देखो ना, काशी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, ये एक तरह से विरासत है हमारी, है ना। भाई हरिद्वार देखें ना, ये धार्मिक सांस्कृतिक विरासत है। काशी, अजमेर, कलियर, ये धार्मिक सांस्कृतिक विरासतें हैं। इसके अलावा आप देखें अजंता, एलोरा, ताजमहल, है ना, चोल मंदिर, ये सारे के सारे हमारी कलात्मक विशेषताएं हैं। तो इनका बना रहना ज़रूरी है ना, पर्यटन के नज़रिए से और खास हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के नज़रिए से भी ज़रूरी है। और ये धरोहरें, है ना, कोई भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कोई नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, कोई डेजर्ट, कोई झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका संरक्षण जरूरी है ना, जो धीरे धीरे जिनका क्षय हो रहा है, लेकिन उनका संरक्षण जरूरी है। तो यूनेस्को क्या करती है, पूरी दुनिया में जो धरोहरें हैं उनके संरक्षण के लिए मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और फंडिंग मुहैया कराती है अलग अलग देशों की सरकारों को, या उन देशों की सरकारों से मिलकर उन स्थानों का संरक्षण करती है। तो इसके लिए वो लिस्ट बनाती है, जिसको कहा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, या यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थान। इस लिस्ट में जो प्लेसेस शामिल होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अच्छा, भारत में सबसे पहले जो शामिल किया गया था, किसे शामिल किया गया था, आप बता सकती हैं कौन?
हैं? नहीं, आप बताइए, वीडियो के अंत में बताऊंगा कि भारत में सबसे पहली साइट कौन सी थी जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। फिलहाल आपसे बात करेंगे, इस समय भारत में ये जो है ना रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, तो यहाँ पर यूनेस्को ने अपनी 45वीं बैठक की। 45वीं बैठक थी यूनेस्को की, इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ना 45 और 42 में आप कंफ्यूज मत हो जाना। यूनेस्को की 45वीं बैठक थी और इसमें भारत के 2 साइट और शामिल किए गए। इससे भारत में कुल साइट जो हो गई इस लिस्ट में 42 हो गई, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सितंबर में रियाद में बैठक हुई और भारत की 2 नई साइट इसमें जुड़ी और इस तरह से अब यूनेस्को की जो साइट हो गई भारत में कुल 42 हो गई। यूनेस्को की साइट नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने जिनको विश्व विरासत में घोषित कर रखा है, उस तरह की भारत में अब कुल 42 साइट हो गई, 2 और शामिल की गई हैं। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इटली में है। इटली में ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब 2 जो शामिल की गई हैं, कौन कौन सी शामिल की गई हैं इंडिया की? एक शांति निकेतन, शांति निकेतन समझ रहे हैं ना, इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहते हैं, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यूनिवर्सिटी शांति निकेतन उनके आश्रम का नाम हुआ, ठीक है ना, उनके आश्रम का नाम हुआ शांति निकेतन और यहीं पर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो शांति निकेतन, ध्यान रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय को नहीं, शांति निकेतन को शामिल किया गया, ध्यान रखना, आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। तो हेरिटेज साइट में शांति निकेतन को शामिल किया गया है और ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। कभी कभी कलकत्ता लिखा आता है, वो गलत है, कलकत्ता से 175 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है शांति निकेतन, उसको शामिल किया गया है ना। और 41वां, ये कौन सा हुआ? 41, ये 41वीं साइट हुई, ध्यान रखना, ऐसे ही पूछ सकते, ये 41वीं साइट हुई। और दूसरा हॉयसोल के पवित्र मंदिर से ये हुई आपकी 42वीं साइट, इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये हॉयसोल जो था ना, एक प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का साम्राज्य था दक्षिण भारत में। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक लगभग 300-325 साल तक इसने राज किया है, ठीक है ना। हॉयसोल कहते हैं इसको। इस हॉयसोल वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी बेल्लूर और दूसरी राजधानी थी हालेविड या हालेविड। हिंदी में हालेविड लिख देते हैं, इंग्लिश में HALEBID, हालेविड लिख देते हैं। तो हालेविड या हालेविड, इसकी 2 राजधानी रही, पहली राजधानी बेल्लूर थी और दूसरी राजधानी थी इसकी हालेविड, ठीक है। अब इनके 3 जगहों पर, बेल्लूर, हालेविड और सोमनाथपुर, इन 3 जगहों पर जो है ख़ास कलात्मक श्रेणी के बने हुए मंदिर हैं। बेल्लूर में, हालेविड में और सोमनाथपुर में 3 तरह के 3 कलात्मक श्रेणियों के बने हुए मंदिर हैं। इन मंदिरों को कलात्मक या सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। तो अब कितने स्थान हो गए? 42 में हो गए। तो हॉयसोल बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया, हॉयसोल वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना, आपसे पूछ भी सकता है। अच्छा, अब G20 आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, G20 की अगर बात करें तो इधर थोड़ा सा ध्यान दें, देखना ये दिख रहा होगा, फोकस में होगा ना। G20 की अगर बात करें तो G20 या ग्रुप 20 20 देशों का समूह है। ये किस प्रकार के देशों का समूह है? विश्व की उभरती हुई और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। ये उभरती हुई यानी कि जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका संगठन है ये कब बना, क्यों अस्तित्व में आया? खूब आया साहब, 1997 का एशियाई वित्तीय संकट आया, है ना। एशियाई वित्तीय संकट क्या था? मुद्रा के लेन देन का, है ना, विदेशी विनिमय का एक संकट आ गया था, मंदी जैसी आ गई थी एशिया में। तो उस मंदी से उबरने के लिए, या एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे उबरने के लिए अनेक उपाय किए गए, है ना। अब फर्दर क्या उपाय किए जा सकते हैं इस मंदी से उबरने के लिए, संकट से उबरने के लिए, या ऐसी क्या प्लानिंग हम करें कि भविष्य में ऐसे संकट ना आए, पैसे के ऐसे संकट ना आए? तो इसके लिए G20 नामक संगठन बना, G20 नाम का ग्रुप बना। इसमें यूरोपीय यूनियन समेत कुल 20 देश थे। यूरोपीय यूनियन अलग अलग यूरोपीय देशों का समूह है, तो वो एक इकाई या एक यूनिट के रूप में काम करता है। 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन, इस तरह से इसमें कितने हो गए? टोटल 20 मेंबर हो गए। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि G20 में कितने देश हैं तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कई देशों का संगठन है। अगर आपसे कोई पूछे कि G20 में कितने सदस्य हैं तो ये क्वेश्चन सही है। तो G20 में 20 सदस्य हैं, 19 देश और 20वां यूरोपीय संगठन जो कि पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है
कि यूरोपीय संघ की तरफ से G20 की बैठकों में भाग कौन लेता है, मैंने यहाँ लिख रखा होगा ही। तो यूरोपीय संघ की तरफ से G20 की बैठकों में यूरोपीय काउंसिल का चेयरमैन, हिंदी में कहते हैं यूरोपीय परिषद, यूरोपीय काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अच्छा। तो अब 1997 में, ध्यान रखना 1997 में नहीं बना, 1997 में वित्तीय संकट आया। उस वित्तीय संकट के समाधान के लिए 1999 में G20 बना। और शुरुआत में इसमें मेंबर कौन थे? G20 में शुरुआत में जो मेंबर थे वो थे जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, उनके फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जैसे निर्मला सीतारमण जी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, और उन देशों का सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। अच्छा, यहाँ पर ना किताबों में लिखा रखता है केंद्रीय बैंक, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। आमतौर पर केंद्रीय बैंक का मतलब है देश का या केंद्र सरकार का बैंक, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा बैंक। RBI को कहते हैं ना हम देश का सबसे बड़ा बैंक, सरकार का सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक कहते हैं ना। हाँ, तो देश के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ RBI है, उसके गवर्नर और सभी देशों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं या होते थे। ठीक है ना, अब भी हैं, उसमें शामिल होते थे। इसकी हर साल, शुरुआत में हर 2 साल में एक बार बैठक होती थी, हर 2 साल में एक बैठक होती थी, और इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे, मिलजुल कर डिस्कशन करते थे। समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ता गया। अब फाइनेंस के अलावा दूसरे मसलों पे भी इसमें बातचीत होने लगी। विश्व की जो और समस्याएं हैं, विश्व के समक्ष और जो चुनौतियाँ हैं, जैसे आजकल देख लो ना, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, ऊर्जा संकट है ना, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उस पर भी डिस्कशन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। बाद में ऐसा आया समय कि सन 2011 से इसका जो सम्मेलन है वो हर वर्ष होने लगा। सन 2011 से इसका सम्मेलन हर वर्ष होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछेगा कि 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई, इसे कहते थे हम वैश्विक वित्तीय संकट। 1997 में एशियाई मंदी, 2008 में पूरे विश्व में मंदी। तो 2008 में जब पूरे विश्व में मंदी आई तो ये तय हुआ कि अब इसका जो सम्मेलन हुआ करेगा उसमें सभी देशों के मुखिया भाग लिया करेंगे। मुखिया माने राष्ट्राध्यक्ष। हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वैसे राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो जो सभी देशों के मुखिया हैं वो इसकी बैठकों में भाग लिया करेंगे। एक शब्द आता है यहाँ पर, शिखर सम्मेलन। इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का मतलब यह है कि जब दो देशों के, दो से ज़्यादा देशों के मुखिया आपस में बैठ कर के डिस्कशन करते हैं तो उसे कहते हैं शिखर सम्मेलन। जापान के किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री आपस में मिलें तो उसे शिखर सम्मेलन नहीं कहेंगे। जापान के PM और भारत के PM आपस में बैठ के मिलें तो उसे शिखर सम्मेलन कहा जाएगा। ठीक है, तो 2008 में तय हुआ कि हर साल नहीं, अभी तो हर 2 साल में चल रहा है, 2008 में तय हुआ कि अब वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर तो हैं ही हैं, अब सभी देशों के मुखिया भी इसमें भाग लिया करेंगे। यानी कि G20 का जो सम्मेलन हुआ करेगा अब वो एक शिखर सम्मेलन के रूप में हुआ करेगा। तो इस तरह की जो पहली बैठक हुई वो 2008 में हुई। कहाँ पर हुई? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ हुआ? USA। इस तरह की पहली बैठक सन 2008 में हुई और USA में हुई। ठीक है, इस तरह की पहली बैठक सन 2008 में हुई और USA में हुई। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें टोटल 20 मेंबर हैं, तो सभी को इसकी अध्यक्षता का मौका दिया जाता है बारी बारी से। जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है ना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, तो उसी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सभी देशों को बारी बारी से इसका अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस साल कौन अध्यक्ष रहा है इसका? भारत, है ना। भारत इस साल इसका अध्यक्ष था। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है नहीं लिखा है भारत इसका अध्यक्ष कब से बना था? भारत इस बार G20 का अध्यक्ष कब से बना था? किसी को याद है? 1 दिसंबर 2022। भारत इसका अध्यक्ष बना था 1 दिसंबर 2022 से। ठीक है, भारत से पहले इसका अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। भारत से पहले इसका अध्यक्ष था इंडोनेशिया। ठीक है, अब अगला अध्यक्ष कौन होगा इसका? ब्राज़ील, है ना। अगला अध्यक्ष कौन है इसका? ब्राज़ील, है ना। चलिए, तो
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक नई बात हुई है कि भारत में जो G20 का सम्मेलन हुआ है, भारत में जो G20 का सम्मेलन हुआ है वो कितने नंबर का सम्मेलन था? ये 18वां सम्मेलन था। G20 का 18वां सम्मेलन था, ठीक है ना। और G20 का जो अगला सम्मेलन होना है वो कहाँ होना है? G20 का नेक्स्ट 19वां सम्मेलन कहाँ होना है? ब्राज़ील के कौन से शहर में? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ध्यान रखना। और G20 का अगला अध्यक्ष कौन होना है? ब्राज़ील। कब से होना है? 1 दिसंबर से। G20 का नेक्स्ट भारत के बाद जो अध्यक्ष होना है वो होना है ब्राज़ील, और कब से? 1 दिसंबर सन 2023 से। ओके, तो G20 का अगला यानी कि 19वां सम्मेलन का होना है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो। भारत में इसका जो सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को बीच हुआ, और ये इसका 18वां सम्मेलन था। ओके, अच्छा, कहाँ पर हुआ? इसके लिए एक खास ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। कन्वेंशन सेंटर का मतलब एक ऐसी जगह, 5 स्टार होटल जैसी जगह है जहाँ पर बैठने के लिए अलग अलग हॉल हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। विदेशी या देसी मेहमान आएँ तो उनके रुकने ठहरने के लिए व्यवस्थाएं हैं, और हाई स्पीड इंटरनेट, हाई सिक्योरिटी, मतलब व्यक्ति आए, कोई भी देसी विदेशी मेहमान आए, उसी जगह रह गए, उसी जगह पर बैठकों में डिस्कशन करें। उत्तराखंड का ही बन रहा है, ऋषिकेश में बन रहा है। इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर जो है उत्तराखंड में ही बन रहा है, ऋषिकेश में बन रहा है। तो नई दिल्ली में ये कन्वेंशन सेंटर बना है, पूरी दुनिया का कोई भी नेता यहाँ पर आकर के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस कन्वेंशन सेंटर को नाम क्या दिया गया है? भारत मंडपम, ठीक है ना। तो भारत मंडपम में इसके ज़्यादातर कार्यक्रम हुए थे। इसकी थीम क्या थी? G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? हैं? वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा में वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में क्या है? इसको याद रखना। देखो, 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 फैमिली आपको याद रहेगा, लेकिन 1 अर्थ भी पहले याद रहेगा। अब आप भूल जाओगे कि पहले फ्यूचर है कि फैमिली है, पक्का भूल जाओगे, और एग्जामिनर आपसे यहाँ पे आपको पकड़ सकता है। 1 अर्थ तो आपको याद रहेगा, अभी 2-1 महीने बाद, 2 महीने 2 दिन बाद आप भूल जाओगे कि पहले फ्यूचर है कि पहले फैमिली है। ध्यान रखना, इसको आपने EF फ्यूचर इसको रट लेना आप, क्योंकि FF दोनों एक ही है ना। तो EF फ्यूचर, तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक साझा भविष्य। इसको हिंदी में इसको कहा गया, इंग्लिश में इसका नाम यह है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। हिंदी में इसको कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक घर के समान है। कुटुंब माने परिवार के समान है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है गावेल, GAVEL, गावेल। तो अब चूंकि अगले अध्यक्ष जो होंगे वो होगा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं कौन? लूला डी सिल्वा। तो G20 की अध्यक्षता का एक सिंबल है, प्रतीक है गावेल। इसी सम्मेलन में वो मोदी जी ने सौंपा लूला डी सिल्वा को, ठीक है। और हो सकता है आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति महोदय ने सभी सदस्यों को डिनर भी दिया। कब दिया? वो डिनर कब था? 9 सितंबर को। 9 से 10 सितंबर को ये बैठक थी। 9 सितंबर को पूरे दिन रुके, 9 सितंबर की रात को डिनर किया। अगले दिन 10 सितंबर को बैठकों में भाग लेके ज़्यादातर लोग जो थे वो चले गए थे। तो प्रेसिडेंट हमारी जो हैं उन्होंने डिनर दिया था, और जो इन्विटेशन कार्ड छपवाए गए थे उसमें भारत का राष्ट्रपति जो है पब्लिश किया गया था। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहा था, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, विवादों से बच के, ठीक है भाई। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन, जैसे यूरोपीय यूनियन है ना, बहुत से देशों का संगठन, उसी तरह से अफ्रीकी संघ है, 55 देशों का संगठन है। तो काफ़ी समय से अफ्रीकी संघ मांग कर रहा था, एप्लीकेशन दे रहा था कि भाई हमें भी इस यूनियन में शामिल किया जाए। तो इसमें मोदी जी का विशेष योगदान रहा। तो अफ्रीकी संघ को भी इस संगठन का, कौन सा संगठन? G20, इसका सदस्य बनाया गया। तो अभी तक G20 में कितने मेंबर थे? 20। अब इसमें हो गए 21 मेंबर, ठीक है ना। और जिस दिन 9 सितंबर को जिस दिन ये बैठक हुई थी ना, 9 सितंबर को जिस दिन बैठक हुई, पहले दिन ही 9 सितंबर को ही अफ्रीकी संघ को इस संगठन में शामिल करने की घोषणा की गई, और अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बैठक में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 20 देशों का संगठन था ये, 20 देशों का ग्रुप था, 20 देशों की बैठक होनी थी। लेकिन जिस दिन बैठक शुरू हुई उसी दिन 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को न केवल शामिल किया गया बल्कि बैठक में भी उससे डिस्कशन किया गया। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, पूछ लेना। अच्छा, जैसे आप लोग हो 17-18 साल के जो किड हैं आप लोग, अभी आपका कोई एग्जाम नहीं है, तो इस बहाने आप लोग सीख सकते हैं कि फ्यूचर में करंट अफेयर्स आपने किस तरह से पढ़नी है, ठीक है ना। नहीं तो अखबार में तो हज़ारों खबरें होती हैं डेली,
उसमें से क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, इसको सीखने में ही हज़ारों दिन लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजाली अस्सुमानी। ये छोटा सा देश है अफ्रीकी, कोमोरोस, उसके राष्ट्रपति हैं। ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अजाली अस्सुमानी, कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अब एक तो ना जैसे हमने जैसे घर में बारात आ रही है तो उस बारात की देखभाल के लिए सबसे बड़ा जो लीडर है कौन है? फूफा जी को बना रखा है या दामाद जी को बना रखा है या पिताजी है, जो भी हैं, है ना, सारे इंतज़ाम कौन देख रहे हैं? वो देख रहे हैं। तो उसी तरह से साल भर G20 में G20 के सदस्य के रूप में भारत की जो भी जिम्मेदारियां थी, डिस्कशन थी, बैठकें थी, उनका लीडरशिप या उनकी देखभाल की अमिताभ कांत ने। नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं ये। तो अमिताभ कांत जो थे G20 सम्मेलनों में भारतीय शेरपा थे, ये भी पूछ सकता आपसे, ठीक है ना। G20 सम्मेलनों में भारतीय शेरपा थे अमिताभ कांत, ठीक है। अब एक शब्द आता है G20 ट्रोइका। ट्रोइका 3 से मिलकर बना है। दरअसल G20 की अब अगले साल जितनी बैठकें होंगी उन बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करेगा, यानी कि उन बैठकों में क्या होना है, कौन सी बैठक होनी है, किस पर डिस्कशन होना है, इस डिस्कशन में किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, ये 3 देश मिलकर तय करेंगे। एक देश नहीं, जिसमें बैठकें हो रही हैं वो देश तय नहीं करेगा, ये तीनों देश मिलकर तय करेंगे। एक वो जिसमें सम्मेलन पहले हो चुका है, हमसे पहले किस में हुआ? इंडोनेशिया में, और हमारे समय में हो गया। और एक वो जिसमें अगला सम्मेलन होना है, किस में हुआ अगला सम्मेलन? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में जो भी बैठकें होनी हैं G20 की अगले साल, कौन सी बैठक क्या होना, कहाँ होनी है, इसका एजेंडा एक ट्रोइका, एक 3 देशों का संगठन मिलकर काम करेगा। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। इंडोनेशिया हमसे पिछला, वर्तमान वर्ष का भारत, और हमसे अगला कौन हुआ? ब्राज़ील। तो ये पूछ सकता है। 1 दिसंबर 2023 से ब्राज़ील इसका अध्यक्ष होगा, मैं बता दिया आपको, और ब्राज़ील में इसका जो सम्मेलन होगा वो 19वां होगा। अच्छा, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ आग्रह भी किया, कुछ प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने कहा भाई एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाए, सभी G20 देशों के सहयोग से एक सैटेलाइट बने, सभी देशों के खर्च से, टेक्निकल और जो फंडिंग है उसके सहयोग से एक सैटेलाइट बने, जिसको नाम दिया जाएगा G20 सैटेलाइट या G20 उपग्रह। ये आसमान में लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए? जलवायु की निगरानी के लिए। जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेज हो रहे हैं, उनको जांचने के लिए, है ना, क्या जलवायु में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं, इन सब को जांचने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाए, जिसको कहा जाएगा G20 सैटेलाइट। आपसे पूछ सकता है भाई आपसे पता क्या पूछेगा? G20 सैटेलाइट की घोषणा कब हुई, प्रस्ताव किसने रखा, कब रखा, और इसका मकसद क्या है? नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या है? G20 की बैठक में लास्ट में जो कंक्लूजन घोषित किए गए ना, या G20 मैनिफेस्टो या G20 घोषणा पत्र या G20 डिक्लेरेशन, उसको नाम दिया गया है। अब चूंकि ये बैठकें नई दिल्ली में हुई तो उसको नाम दिया गया है नई दिल्ली घोषणा पत्र या न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो G20 देशों ने लास्ट में बैठ के जिस समझौते की या अनाउंसमेंट को अनाउंस किया या घोषणा को प्रेस के सामने रखा, उसको नाम दिया गया है नई दिल्ली डिक्लेरेशन या नई दिल्ली घोषणा पत्र। ठीक है, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग है, लेकिन इसी सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने अपने भाषण में G20 सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा। इसी में इन्होंने एक प्रस्ताव और रखा, DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी बात बाद में करेंगे कभी, ठीक है। अच्छा, दिल्ली घोषणा पत्र जो था G20 का, उसमें कितने पॉइंट थे? 83 पॉइंट थे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली घोषणा पत्र में कुल कितने पॉइंट थे? 83 पॉइंट थे, अब 83 पॉइंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक लास्ट रह गया है, वो ये है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, GBA। जैव ईंधन समझते हैं ना, जैसे वो नहीं आता था जेट्रोफा या रतनजोत, है ना, उससे जेट्रोफा या रतनजोत का तेल। बायोफ्यूल का मतलब ये हो गया, अभी आप देखते हैं ना पेट्रोल डीजल आपके पास जो है, इसे बायोफ्यूल नहीं कहते हैं, है ना, इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। बायोफ्यूल का मतलब ये है बहुत सारे अनाज हैं, बहुत सारी फल सब्जियां हैं, उनसे जो आप तेल बनाते हो, अनाजों से, फलों से, सब्जियों से, गन्ने के रस से, मक्का से, है ना, गेहूं से, सेब से। आने दो, कॉल आ रही है, तो किसकी कॉल आ रही है? प्रीति जी कॉल आ रही है, आने दो, दोबारा आए तो बताना। तो इसको हम कहते हैं बायोफ्यूल, है ना, जैविक ईंधन।
बायोफ्यूल या जैविक ईंधन। एक बार इसको पॉज कर दीजिए, बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात कर रहे थे। तो मोदी जी ने इसमें आह्वान किया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का। ओके, अब इसी सम्मेलन में, इस सम्मेलन के दौरान, इस सम्मेलन में नहीं, इस सम्मेलन से जो अलग बैठकें हुई, कुछ बैठकें तो इस सम्मेलन के सदस्यों के रूप में हुई। अब जब सभी लोग आपस में मिले हैं, जैसे होता है ना, आप किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, तो जब आप मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं तो पूरा ख़ानदान आपसे वहाँ मिल रहा है, तो मैरिज फंक्शन में तो आप शामिल हो ही रहे हैं, घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार के बारे में, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, कौन है, क्या है। इसके अलावा अलग अलग कोनों में जाके आप लोग अपनी पर्सनल बातें भी कर रहे हैं, है ना, किसी से 10 साल बाद मिलें, किसी से 20 साल बाद मिलें, इसी तरह से। तो जो G20 सम्मेलनों की बातचीत हुई थी वो तो थी। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसको अलग से अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी और USA के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। इसी के अलावा ये बना आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। अब ये क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप, भारत से शुरू करके मध्य एशिया, भारत से शुरू करके मध्य एशिया और फिर उसके बाद आपका यूरोप। मिडिल ईस्ट के देश किसे कहते हैं? मिडिल ईस्ट, है ना। आप देखो ना, ये आपका ईरान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देश कहलाते हैं। तो भारत से शुरू करके यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसे वो है ना चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको नया नाम क्या दे दिया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दे दिया गया ना, जिसको हम चीन की वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसी की तर्ज पर या उसके मुकाबले के रूप पर इसमें भारत और दूसरे देशों ने अनाउंसमेंट किया कि भाई एक हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। तो इसमें होना क्या है? दरअसल हम इसमें भारत से लेकर के यूरोप तक, यूरोप का जो एंट्री पॉइंट है, इसे आप कह सकते हो जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देश, यहाँ से हम जाएंगे शिप से, या यहाँ से जो आना जाना होगा, यहाँ के आसपास के जो बंदरगाह होंगे हमारे, उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, बंदरगाहों का डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद वहाँ से हम सऊदी अरब से या मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जाएंगे रेलवे नेटवर्क से। तो एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये शिपिंग यानी कि जहाजरानी और रेलवे का नेटवर्क है। यहाँ से यूरोप के स्टार्टिंग पॉइंट तक हम जाएंगे जहाज़ों से, पानी के जहाज़ों को हम डेवलप करेंगे, वहाँ से फिर जो रेलवे रूट है उसको डेवलप करेंगे। देखिए इससे होगा क्या ना, जब आप बड़े बड़े शिप्स के लिए बंदरगाहों का जब आप डेवलपमेंट करेंगे, नए बंदरगाह बनाएंगे या पुराने बंदरगाहों की क्षमता का विकास करेंगे, तो उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो आपको पता है रोज़गार पैदा होंगे। उसके बाद जब आप यूरोप तक ट्रेन लेके जाएंगे, नई ट्रेन या पुरानी ट्रेनों का आधुनिकीकरण करेंगे, पुरानी पटरियों का आधुनिकीकरण करेंगे, नई पटरियाँ बिछाएंगे अलग अलग देशों में, तो उससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इससे डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, है ना। आप देखें ना, बिजली की, कोयले की, हर चीज़ की खपत बढ़ेगी, रोज़गार, नए नए रोज़गार पैदा होंगे। और जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये किसको बढ़ावा देगा? कनेक्टिविटी को, लोगों का आना जाना भी आसान होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है? व्यापार में इसमें सुविधा होगी। तो ये चीन की जो वन बेल्ट रोड परियोजना है उसकी टक्कर में है, अभी पाइपलाइन में है, शुरुआत है, विचार दिया गया है, अभी इस पर आगे कोई काम हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी सी एडिशनल चीज़ है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर में। फिलहाल जो देश शामिल हैं उसमें हैं UAE, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप। इसके अलावा इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, जो G20 का लोगो था, आपने देखा होगा कमल का फूल है उसमें, G20 का जो लोगो है उसमें आप देखा होगा ऐसे करके जी बना हुआ है, ऐसे करके, है ना, और उसके बाद फिर कमल की पंखड़ियाँ हैं। तो ये जो G20 जो लिखा हुआ है ना, G20, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? G20 के नीचे क्या लिखा हुआ है? वसुधैव कुटुम्बकम, है ना, हाँ, और भारत लिखा हुआ है, भारत इंडिया लिखा हुआ है, और वसुधैव कुटुम्बकम लिखा हुआ है। तो इनका दोनों का G20 का जो कलर है, G20 का जो कलर है, ऊपर भगवा रंग है और नीचे जो है बैंगनी हरे जैसा रंग है। इसके अलावा इधर जो है ग्लोब बना रखा है, तो जो ग्लोब का जो ऊपरी सिरा है, ग्लोब का जो ऊपरी सिरा है वो नीले रंग का है,
और निचला जो सिरा है, निचला भाग जो है वो सफ़ेद रंग का, जैसे सफ़ेद बर्फ़ होती है ना उस तरह का। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। तो ये करंट अफेयर्स की इस तरह से हमारी पहली क्लास थी। आगे भी मिलते रहेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।